Jai Hind, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu Eyes. My name is Niharika Valia and I am going to let you know about the 6 tips to score more in English. English एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ना मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं हम लोग ऑलमोस्ट प्रिपेयर तो कर ही चुके हैं, बिना प्रिपेयर करे भी चले तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो स्कोर कर ही लेंगे. बट डू यू नो आपके पेपर का रफली 80-85% पोर्शन ऐसा होता है विच इज मॉडरेट लेवल डिफिकल्ट. मतलब डिफिकल्ट है लेकिन मीडियम लेवल, बहुत ज्यादा हाई नहीं बहुत ज्यादा लो नहीं. मतलब आपकी एक्यूरेसी अगर आप रखते हो तो इंग्लिश के पेपर में इतना सा एफर्ट आपको इतने मार्क्स दिलवा सकता है. ऑल यू नीड इज टू हैव द करेक्ट स्ट्रैटेजी. व्हेन यू गो इनटू द वॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट योर करेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर करेज प्लस योर स्ट्रैटेजी. सो रिमेंबर व्हेन यू हैव द करेक्ट स्ट्रैटेजी यू आर एबल टू गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वे टू वेल. क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, आपकी प्रिपरेशन के समय सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका लेवल क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको किस तरीके से चलना है. वही मेन चीज है जो आपको बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग हो सकती है. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट किस तरीके से आप इंग्लिश में और ज्यादा स्कोर कर सकते हो. ओके, सबसे पहली बात जब हम एनडीए की बात करते हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहला काम पता है क्या करना है. जब भी आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो. एनालाइज करो कि पिछली बार किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके 10 के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चंस है रफली 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में थे और अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें तो 10-10 के सेट में चल रहे हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस 10 आए, 10 सिनोनिम्स आए, 10 एंटोनिम्स आए, 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर्स से आए. इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के टॉपिक्स आपके पेपर में आए हुए हैं. बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट नो कि आपको वॉर में उतरने के लिए कौन कौन से हथियार अपने साथ में रखने हैं, हाउ कैन यू गो देयर. यू नीड टू नो कि बैटल ग्राउंड में आपके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास हर समय होनी ही चाहिए फॉर योर सर्वाइवल. सो फॉर योर सर्वाइवल यू नीड टू नो विच पर्टिकुलर टॉपिक्स वर देयर इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड. किस तरीके से वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते आए हैं. सो दैट इज द फर्स्ट लेवल दैट यू नीड टू गो थ्रू. इस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में आपको सिलेबस का आइडिया हो जाता है. वट एवर सिलेबस दे हैव गिवन एंड वट एवर दे हैव बीन आस्किंग, डू नॉट लुक एट जस्ट वन पर्टिकुलर पेपर. सिर्फ एक प्रीवियस नहीं, कम से कम 3-4 पेपर्स में ना सिर्फ टॉपिक्स ढूंढिए कि क्या क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते हैं, क्या इनका पेपर का पैटर्न है. अगर आपको पेपर पैटर्न की नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, द फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स. पिछले साल के पेपर को जरूर देखें. दिस इज द फर्स्ट लेवल. आई ट्राइड कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही चीजें बताऊं ताकि जब आप इन टिप्स को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये दिक्कत ना है कि किस सीक्वेंस में हमें चलना चाहिए इंग्लिश की प्रिपरेशन के अंदर. नंबर 1 ये आया. नंबर 2 होता है सबसे पहले स्टूडेंट्स ना जो प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी सब्जेक्ट्स आए हैं, जो भी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, सिनोनिम्स दिख गए तो पहले वो प्रिपेयर कर लेंगे, एंटोनिम्स दिख गए उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे. ऐसे नहीं करना चाहिए. हमेशा आपकी प्रिपरेशन का तरीका शेल बी बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट. कंसेप्ट आता है तो एमसीक्यू अपने आप होते हैं. सो दिस इज वेयर यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स योर वर्किंग. क्या करो, सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल्स को प्रिपेयर करो. Why am I talking about grammatical rules? मैं क्यों कह रही हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब और टेंसेस और इन सब चीजों को पढ़ो. आपके पेपर में स्पॉटिंग द एरर का एक टॉपिक आता है. हाउ विल यू स्पॉट द एरर? डू दे स्पेसिफाई कि नहीं हम तो ये टॉपिक सिर्फ डिटर्मिनर से डालेंगे, नहीं ये सिर्फ प्रेपोजिशन से डालेंगे. स्पॉटिंग द एरर का मतलब होता है कि आपके पास में कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको एरर तभी समझ में आएगा जब आपने इंग्लिश के बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर वर्क किया होगा. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से लेकर प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स के ऊपर अगर आपने वर्क किया हुआ है, कंजंक्शंस के ऊपर वर्क किया हुआ है, टेंसेस के ऊपर वर्क किया हुआ है, तो एंटायर बेस आपका वही बन जाएगा. सबसे पहले आपको अपना ग्रामर का ना बेस बनाना बहुत जरूरी है. बिकॉज बिना बेस के आप पेपर में स्पॉटिंग द एरर कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं कि वो चीज दिखती कैसे है, तो उसका गलत सही कैसे पता होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि इंग्लिश दिखती कैसी है. इंग्लिश को समझने का बेस्ट तरीका है, कुछ एक टॉपिक्स हैं, वट एवर एग्जामिनेशन यू प्रिपेयर, नॉट ओनली फॉर एनडी आई एम टॉकिंग अबाउट. ओवरऑल जब इंग्लिश को समझना है तो सबसे पहले शुरुआत की जाती है टेंसेस से. टेंसेस कीजिए, आर्टिकल्स जो डिटर्मिनर्स के अंडर कवर हो जाएंगे, आपके आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए. देन ओवरऑल अगर बात की जाए इसके साथ में जुड़ने वाली
सिमिलरली वर्ब्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक हो गया, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि बेस बनाते हैं। ये कहीं पर एग्जाम में लिखा नहीं होगा कि इनमें से पेपर आएगा, लेकिन जब आपको ये टॉपिक्स आते हैं, आपके पेपर का एक मेजर एरिया आप साइलेंटली कवर करके चलते हो। लेकिन ये पूरा पेपर कवर नहीं करता, मैंने तभी कहा कि ये साइलेंटली एक मेजर एरिया कवर करके चलता है। व्हाई नॉट द एंटायर एग्जामिनेशन? बिकॉज आपके पेपर में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके ये बेस से नहीं हो सकते। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी वोकैबुलरी, दैट मींस build your vocabulary. Rome was not built in a day. एक दिन के अंदर अगर रोम नहीं बना था तो आपको लगता है आप पेपर से एक दिन पहले बोलोगे कि आज तो सारी बुक पढ़ डालेंगे, देख लेंगे कितने vocabulary के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। When you are trying to learn so much at one point of time, there is a particular saying in management. इसे बोला जाता है, when you try to control everything, you end up controlling nothing. अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अल्टीमेटली क्या होगा? आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा। दैट्स अ हार्ड कोर फैक्ट। सो यू नीड टू नो कि आपको अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। आपके पेपर की 30 to 40% प्रिपरेशन आपकी ग्रामर से हो जाती है। जो उसके बाद बचा हुआ जो आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो आपकी वोकैबुलरी पूरा करता है। ये दो चीजें जब आप अच्छे से प्रिपेयर करके चल रहे हो ना, आपके पेपर को आप कहीं ना कहीं इतना बेस दे चुके हो कि अगर आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं भी किया तो भी आप मिनिमम 50% पेपर यहां से क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर अब क्या करना होगा? जब आप इन दोनों चीजों पर वर्क कर चुके हो, नेक्स्ट लेवल इज यू गो विद द एमसीक्यूज। बिफोर दिस यू शुडंट गो फॉर इट, क्योंकि एमसीक्यू से आपको रूल्स नहीं आते, रूल्स से एमसीक्यू आते हैं। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच विच स्टूडेंट्स गो फॉर इट कि अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर्स ही कर लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन वो क्यों रिपीट करेंगे? व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू पुट समथिंग डिफरेंट। तो जब वो अपने एग्जामिनेशन के लिए इनोवेशन करते रहते हैं, सो व्हाई शुड वी स्टॉप एंड वी शुड नॉट इनोवेट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग? प्रिपरेशन के समय हमको तो एक्सपेरिमेंट करने हैं, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है, अपनी ही स्टडीज पर एक्सपेरिमेंट करना है। बट ये एक्सपेरिमेंटेशन पेपर से एटलीस्ट 1 महीना पहले रुक जानी चाहिए। 1 महीना पहले आपको सिर्फ रिविजन और अपनी स्ट्रैटेजी को और स्ट्रेंथन अप करने पर करना चाहिए काम। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिल्ड योर वोकैबुलरी एंड यू कैन नॉट बिल्ड योर वोकैबुलरी इन अ डे। सो एक नंबर रख लो कि इतने आज मैंने वर्ड्स याद करने हैं। जैसे आपके पेपर से कम आप 3 से 4 महीने पहले की बात करते हैं, तो आप क्या करो? मिनिमम 20 वर्ड्स अ डे। जैसे जैसे पेपर पास आते जाते हैं, कीप इट अराउंड 30-35 वर्ड्स अ डे दैट यू आर गोइंग टू लर्न। इन वर्ड्स को आप याद करोगे, नॉट ओनली द वर्ड्स बट देयर सिनोनिम्स एज वेल एज एंटोनिम्स। मतलब आप अपने पेपर की प्रिपरेशन के समय वोकैबुलरी के बिल्डअप में यू आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन सिनोनिम्स, बट एक ही टाइम पर उसका ऑपोजिट टर्म क्या होती है, उसके साथ में जुड़े हुए सिनोनिम्स क्या आ जाते हैं, वो साथ में ही पढ़कर अपनी लिस्ट बनाकर रखो। कीप वन पर्टिकुलर सेपरेट नोटबुक डेडिकेटेड टू इंग्लिश। वो इंग्लिश की वोकैबुलरी से ही लिंक्ड होनी चाहिए। देखो आपको कितने वर्ड्स याद हुए हैं, आपकी वोकैबुलरी कितनी इनहैंस्ड है। उसके लिए यू नीड टू डू दिस जॉब। एक सेपरेट नोटबुक, बिल्ड योर वोकैबुलरी एवरी सिंगल डे। हर दिन उसके लिए कुछ वर्ड जरूर इन्वेस्ट करो, ठीक है? नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टिप एज वेल एज द नेक्स्ट स्टेप। हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, ठीक है? नाउ दिस इज अबाउट बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। नेक्स्ट इज, अब अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो, और क्या तरीके हैं जिसके साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन अप कर सकते हो? दैट इज रीडिंग द नॉन फिक्शनल मटेरियल। लाइक द हिंदू को अगर आप पढ़ते हैं, उसका एडिटोरियल पोर्शन, व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, व्हाटएवर न्यूज़पेपर यू लुक फॉरवर्ड टू, उसके अंदर ना आप जो नॉन फिक्शनल मटेरियल होते हैं वो पढ़िए। आर्टिकल्स जो होते हैं विच आर मोर रियलिटी ड्रिवन, वो वाली चीजें जब आप फैक्ट ड्रिवन चीजें पढ़ते हो ना, तो क्या होता है उसके अंदर से आपको नई नई वर्ड्स का आइडिया होता है। और इनफैक्ट जब आप उसको रीड करते हो आपको समझ में आता है हाउ आर दे यूजिंग द कंजंक्शंस, कैसे यूज कर रहे हैं, ये इज कहां यूज किया, वॉज कहां यूज किया, ये नया सा वर्ड क्या है। यू विल नो कि द हिंदू के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज आ रही होती है उसके अंदर से बहुत बार वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले वर्ड्स निकलते हैं। मतलब आप कितने प्यार से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करके चल रहे हो। यू आर हैविंग एन एरियल व्यू ऑफ एवरीथिंग व्हाइल वर्किंग इन दिस वे। ये खत्म होता है आपका सिर्फ एरियल व्यू, ऊपर से आपको सब पता चल रहा है कि पेपर के लिए मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है। जब आप क्या करते हो, नॉन फिक्शनल मटेरियल करते हो। नॉन फिक्शनल मटेरियल पढ़ने में आपको मुश्किल से एक दिन के 10 मिनट के आसपास चाहिए होंगे।
अगर आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल, इवन इफ यू टेक वन पर्टिकुलर आर्टिकल अ डे, वो 10 मिनट से ऊपर नहीं लेगा। एंड इफ यू कीप इट अप टू 30 मिनट्स, दैट्स अ विन विन सिचुएशन। 30 मिनट के आसपास अगर आपने रीडिंग पे लगा दिए हैं, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी और नए नए वर्ड्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। वो जो 35 वर्ड्स मैं बोलती हूँ वहां पर क्या होगा, वो आपको कितने सारे तो इन्हीं से मिल जाएंगे। उनको ढूंढो, उनके सिनोनिम्स निकालो, एंटोनिम्स निकालो और अपनी लिस्ट आप खुद बनाओ। इस तरीके से आपका काम और जल्दी होगा, ना कि वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, बट ओवरऑल आपकी इंग्लिश को इतना बिल्डअप कर देगा कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स में जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आएगा, आपकी एक बहुत स्ट्रेंथन्ड सी राइटिंग आ जाएगी, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना शुरू कर दोगे। नॉन फिक्शनल का फायदा क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर्ड में वे में पढ़ना आता है। उनकी एक इंट्रोडक्शन होती है कि देखो दुनिया में ये चल रहा है, फिर अब इसका अगला पोर्शन ये आ रहा है, सजेशंस ये हैं। जब वो उनका सिस्टमैटिक ऑर्डर आप पढ़ते हो, धीरे धीरे आपकी भी सोच उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे से उस पॉइंट्स को देखने लगती है। इन दिस केस यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ एंड दैट टू विदाउट मेकिंग मच एफर्ट्स। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, कंडक्ट योर ओन स्वॉट एनालिसिस। अब बारी आती है एमसीक्यूज ट्राई करो, साथ साथ एमसीक्यूज करते चलो और उनसे अपना स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करो। द स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ आपकी अपनी होती है, दैट मीन्स आप ये देखने वाले हो कि आपको कौन कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है मेरे टेंसेस स्ट्रांग है, तो मैं टेंसेस वाले पोर्शन पर अब क्या करूंगी, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके उसे जल्दी खत्म कर लूंगी। मुझे लगता है मैं स्पॉटिंग द एरर में अच्छी हूं, लेकिन ईडियम्स में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि बड़े सारे ईडियम्स है, याद नहीं होते हैं कई बार, तो इसीलिए वो मेरी क्या हो गई, वीकनेस हो गई। और पेपर के अंदर जब आप मॉक टेस्ट दोगे अपने, तो आपको दिखेगी अपॉर्चुनिटी, अच्छा ये टॉपिक तो मैंने कम प्रिपेयर किया था लेकिन आई एम स्टिल एबल टू वर्क ऑन इट। वहां पर आती है आपकी अपॉर्चुनिटी। लेकिन पेपर का अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं पता किस तरीके से वो पेपर के अंदर क्या डाल दें और किस वक्त वो लेवल एकदम से ज्यादा कर दें, दैट इज योर थ्रेट। You need to know how are you performing. With this, you need to go through the mock tests as well as your own understanding कि भैया मेरी इंग्लिश मैं कहाँ तक प्रिपेयर कर चुकी हूँ। जब तक मेरे को मेरी प्रिपरेशन का लेवल नहीं पता होगा, मुझे ये नहीं मालूम होगा कि मैं और कितना इनहैंस कर सकती हूँ इसको पेपर वाइज के लिए। ठीक है, now this is purely English based. I think I can say the entire thing is based upon how are you going to perform in English. इंग्लिश के अंदर आपको किस तरीके से चलना है, आपका फोकस कैसे रखना है, आपको उस पर जरूर चलना है, लेकिन याद रखना बैलेंस करके चलना है कि आपको इंग्लिश के साथ में बाकी सब्जेक्ट्स भी चलाने हैं। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट द स्वॉट एनालिसिस। यू नीड टू फाइंड आउट कितनी प्रिपरेशन होगी और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, और ये लेवल सिर्फ आपको पता होता है और किसी को नहीं पता होगा। आपको उस लेवल पर वर्क कैसे करना है, टेस्ट दे देकर। एमसीक्यू सेशन जब आप कंडक्ट करते हो अपने, आप खुद के ऊपर टेस्ट करते हो कि मेरा स्कोर क्या रहा है, तो आपको पता चलता है कि कहां कहां गलतियां आती हैं, और वो गलतियां और उन पे वर्क करने का तरीका अल्टीमेटली आपके पास से ही निकलेगा। सो यू नीड टू कंडक्ट योर ओन स्वॉट एनालिसिस एंड फॉर दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस मॉक्स। पहले मिनी टेस्ट विद बेसिक एक्सरसाइजेस करके देखिए और उसके बाद प्रॉपर मॉक टेस्ट करके देखिए। मॉक टेस्ट के फायदे क्या होते हैं, यू गेट योर ओन टेस्ट बेस्ड एनालिसिस। कितने क्वेश्चन सही करते हो, कितने क्वेश्चंस गलत करते हो, वो सब चीज आपको सिर्फ तभी पता चल पाएगी जिस मोमेंट पर आपने मॉक को प्रैक्टिस किया होगा। अपनी खुद की स्ट्रेंथ आपको चेक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, एक्चुअली खुद को टेस्ट करके देखना होगा कि आपकी लिमिट क्या है। जब तक आप अपनी एंड्योरेंस टेस्ट नहीं करते हो, यू डोंट नो कि आपकी बॉडी फिजिकली कितना लोड ले सकती है। नाउ दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पढ़ते वक्त भी वही चीज होती है कि आप अपना लेवल चेक कीजिए कि आप कहां पर स्ट्रेंथ वाइज, या यू कैन से हियर कि आप इंग्लिश के अंदर स्कोर वाइज स्टैंड करते हो और कितना पोटेंशियल आप कैरी करते हो। यू नीड नॉट टू वर्क ओनली ऑन इंग्लिश एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट वुड बी रॉन्ग. You need to balance your preparation with all other subjects. But yes, एक दिन का कम से कम 1 घंटा, अगर आप सिर्फ 1 घंटा ही इन्वेस्ट करके चल रहे हैं इंग्लिश के ऊपर, उससे ऊपर नहीं, एंड दैट टू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. थोड़ा सा आप 15-20 मिनट लगाइए अपनी रीडिंग के अंदर. रीडिंग के अलावा आप साथ साथ पहले तो ग्रामेटिकल पोर्शन खत्म कीजिए, ग्रामर के बेसिक रूल्स पढ़िए. लेकिन रूल्स पढ़ना काफी नहीं होता, रूल्स के साथ के एक्सरसाइजेस जरूर सॉल्व कीजिए. जब आप रूल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें छोटे जब हम बच्चे थे तब से बोलते थे कि एट रेड लाइट यू नीड टू स्टॉप, ऑन द येलो लाइट आपको क्या करना है, येलो लाइट पे यू हैव टू बिकम रेडी फॉर द अल्टीमेट थिंग कि आपको चलना है. एट द ग्रीन लाइट यू डिसाइड बस अब हम जाएंगे. ये छोटे होते इट वॉज जस्ट अ क्रैमिंग थिंग. रेड मीन्स स्टॉप, देन द येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो.
लेकिन असलियत में जब हम लोग रोड पर उतरे और हमने चलना शुरू किया, तब हमको समझ में आया इसकी एक्चुअल प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी क्या है और कहां पर हमको जाकर अपनी व्हीकल को रोकना है और कब बहुत जरूरी है कि हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। ये सब चीजें आपको कैसे पता चली? जब आपने वो एक्चुअल चीजें की। रूल समझना सिर्फ रट्टा हो जाता है, लेकिन जब आप रूल समझते हो एक्टिव पैसिव के, या फिर अगर आप इडियम्स के ऊपर देख रहे हो, या फिर आप फ्रेजेस में देख रहे हो, या फिर आप स्पॉटिंग द एरर के लिए टेंसेस को प्रिपेयर कर रहे हो, आप कंजंक्शंस या प्रेपोजिशंस पर वर्क कर रहे हो, सिर्फ उन वर्ड्स को मत समझिए, उनके साथ की एप्लीकेबिलिटी जरूर चेक कीजिए कि वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। जब तक आप वो पूरा साइकिल, रूल को पढ़ना, रूल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कंप्लीट करना, फिर एक बार रूल को पढ़ना, उस साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट करना, ये साइकिल कम से कम 2 से 3 बार नहीं करते हैं, तब तक आपकी जो प्रिपरेशन है स्ट्रेंथन्ड अप नहीं होती है। पहली बार पढ़कर आपको सिर्फ समझ में आता है, दूसरी बार आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आती है और तीसरी बार आप तैयार होते हैं। सो यू नीड टू हैव इनफ टाइम फॉर इंग्लिश कि आप इन चीजों पर वर्क कर सकें। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स इन विच यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड स्कोर मोर इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश by investing maximum an hour in a day, जो आपको सिर्फ इंग्लिश के लिए डेडिकेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपकी डेडिकेशन एंड योर फोकस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। और इंग्लिश को कब तब उठाएं जब आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में कहीं ना कहीं थक गए होते हैं। सो वो क्या होता है, इंग्लिश का पोर्शन काफी हद तक एक रिफ्रेशिंग हो सकता है फॉर समवन हु इज नॉट अ बिगनर, जिसने कहीं ना कहीं इंग्लिश का बेसिक्स एक बार देखा हुआ होता है, उसके लिए है। लेकिन अगर आप इंग्लिश अभी बिगिन कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश का बेस बहुत अभी वीक चल रहा है, सो स्टार्ट विद इंग्लिश। एक बार इंग्लिश का थोड़ा सा पढ़कर फिर छोड़कर दोबारा से कंटिन्यू करें। ब्रेक्स डालने से आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा when you talk about your preparation regarding this particular subject. So I hope this helps you. In case this particular thing is helpful, then go ahead and check out our courses. अगर आपको लगता है कि आपको उस जगह पर कुछ हेल्प चाहिए या फिर आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी, लेकिन टेस्ट सीरीज उस समय देखना जब आपकी एक बार ये सब चीजों की एप्लीकेबिलिटी पूरी हो चुकी हो। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज before going to the war, you need to know are the arms and ammunitions and everything that you need for that particular war ready or not. इवन मॉक ड्रिल से पहले भी तो अपने पास सामान होना चाहिए ना। सो समझ लीजिए कि आपकी जो वो टेस्ट हैं वो आपकी मॉक ड्रिल्स होती हैं और वो मॉक ड्रिल से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर जरूर करना होगा। सो दिस इज वेयर यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू योर प्रिपरेशन एंड हाउ टू एनहांस योर स्कोर इन इंग्लिश। थैंक यू।